नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 301। आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर्स जो यूनिट है इसके बारे में और उसके शुरुआत का टॉपिक। सिलेबस, यदि हम आपका सिलेबस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑसिलेटर्स है 301 का जो यूनिट है ऑसिलेटर्स, ये है आपका यूनिट नंबर 5। तो हम इसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक कंसेप्ट एंड बाकहाउज़न क्राइटेरिया। फीडबैक एम्पलीफायर्स हमने पढ़ लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाकहाउज़न क्राइटेरिया और पॉजिटिव से। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेशन क्या होता है? एक सिंपल सा LC कॉम्बिनेशन का सर्किट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और साथ ही एक स्विच लगा है S। यह स्विच S यदि क्लोज होता है तो कैपेसिटर C, जिसे कि एक्सटर्नल DC सप्लाई द्वारा चार्ज किया जा रहा है, वह चार्ज होगा और फिर S के क्लोज होने पर वह डिस्चार्ज होगा L से। ठीक है, और L से वो तब तक डिस्चार्ज होता रहेगा जब तक कि C पूरी तरह से एम्प्टी ना हो, पूरा अपना वोल्टेज जब तक वो L को सप्लाई ना कर दे। और जब वो ऐसा कर चुका होगा, यानी जब वो अपना वोल्टेज सारा L को ट्रांसफ़र कर चुका है, तो फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तब L जो है वो डिस्चार्ज होगा और C जो है वो फिर से चार्ज होना शुरू करेगा। इसे हम फिर से एक बार ठीक से देखते हैं। सपोज़ हमारे पास LC कॉम्बिनेशन है और कंडेंसर जो है सम एक्सटर्नल DC सोर्स से चार्ज हो रहा है। क्लोज़ करेंगे जब हम स्विच S को, तो कैपेसिटर C जो है वो डिस्चार्ज होगा इंडक्टर से। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव प्लेट से फ्लो करेंगे इन डायरेक्शन शोन इन फिगर 11.1 बी में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैपेसिटर की प्लेट से किस दिशा में फ्लो कर रहे हैं। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो ऑफ करंट को बढ़ावा देगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्टअप करेगा कॉइल, इंडक्टर कॉइल जो है उसके अराउंड, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। जबकि कब मैक्सिमम होगा? जब कंडेंसर फुल्ली डिस्चार्ज्ड है तब, यानी कि जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है तब इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बन रही है कंडेंसर के अराउंड, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है कंडेंसर की वो मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ कॉइल में कन्वर्ट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिके होने लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा, और एक EMF भी जनरेट करेगी। तो कंडेंसर जो है वो चार्ज होगा लेकिन अपोजिट सेंस में। पहले जो प्लेट पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव, और जो पहले नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिव होगी। इस प्रकार से कंडेंसर जो है वो चार्ज होगा। ठीक है,
अब कंडेंसर मैक्सिमम चार्ज अटेन करेगा व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू ज़ीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल शून्य हो जाएगी तब कंडेंसर मैक्सिमम स्टोर कर चुका होगा चार्ज। अब हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि चार्ज हुआ है कंडक्टर, तो उसमें कन्वर्ट हो गई है। तो कैपेसिटर जो है फिर से डिस्चार्ज होगा एल से, कॉइल से, और फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट डायरेक्शन ऑफ जो होगा फ्लो का, करंट का, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, वो अपोजिट होगा एंड हेंस करंट का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का वो भी अपोजिट होगा। इसी प्रकार यह साइकिल रिपीट होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साइकिल के रिपीटेशन के दौरान ये जो ऑसिलेशंस हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो वेव फॉर्म्स जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ही कहलाएंगे। ये रिपीटेडली जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं और सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होते हैं जिनको कि सस्टेन रखा जाए या किया जाए, यानी कि सेम एम्पलीट्यूड उनका चलता रहे थ्रू आउट। तो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस यानी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें एडिशनल सर्किटरी और प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी को टाइमली सप्लाई करना होता है, जिससे कि हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलें। ये किया जाता है फीडबैक के द्वारा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया होगा कि ऑसिलेशंस क्या होते हैं और फीडबैक का क्या रोल है ऑसिलेशंस में। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 1/2π LC, 1/2π √LC। फीडबैक की हम बात करते हैं अब। ठीक है, ऑसिलेशंस को सस्टेन करने के लिए हमें फीडबैक की आवश्यकता होती है, और फीडबैक भी ऐसा हो जो कि ग्रेजुअली यानी टाइमली इंक्रीज़ कर रहा हो इनपुट को, उस इनपुट को जो कि ऑसिलेशंस जनरेट करने के काम आ रहा है। जैसे यहाँ सर्किट पर आप देखें स्क्रीन पर, वोल्टेज सोर्स है, उसने VI इनपुट एम्पलीफायर को दिया, VF इनपुट भी एम्पलीफायर को ही जा रहा है फीडबैक नेटवर्क थ्रू। हम ये चाहते हैं VI और VF इस प्रकार से कंबाइन हो कि एम्पलीफायर का जो आउटपुट है गेन वो इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट टाइम फिर वो इस तरह से इनपुट पर जाएं कि जो नेक्स्ट टाइम हमें आउटपुट मिल रहा हो वो या गेन मिल रहा है वो भी इंक्रीज्ड मिले। इस प्रकार हम ये चाह रहे हैं कि हमें टाइमली जो गेन मिल रहा है वो इंक्रीज्ड गेन हमें प्राप्त हो। ये कंडीशन जो भी नेटवर्क सेटिस्फाई करता है, जो भी सर्किट सेटिस्फाई करता है, वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे कि हम AF, इससे पहले जब हमने फीडबैक नेटवर्क्स पढ़े होंगे आपने, तो फीडबैक नेटवर्क में जो फीडबैक गेन होता है वो क्या होता है, AV इज इक्वल टू, कोई भी गेन जो होता है, गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या है अपना V0 है ना, और इनपुट क्या है VI और VF का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यदि हम बात करें गेन की टर्म्स में, तो आउटपुट गेन अपॉन इनपुट गेन इज इक्वल टू टोटल, मतलब जो गेन है फीडबैक गेन वो है ना। तो अब यहाँ जब हमें मिला है ये AF इज इक्वल टू AV अपॉन 1 माइनस बीटा A अपॉन 1 माइनस बीटा A। ठीक है, तो अब यदि बीटा पॉजिटिव है ना, फीडबैक का यहाँ पर देखिए बीटा क्या है। ठीक है, बीटा फीडबैक कंटेंट है कि बीटा टाइम्स होके सिग्नल आगे जा रहा है। तो बीटा यदि पॉजिटिव है तो 1 माइनस बीटा A जो है वो लेस देन 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड। क्यों 1 से क्यों कम होगा,
क्योंकि ए और बीटा दोनों मल्टीप्लाई होके और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जो कि 1 से बड़ा होगा ऑब्वियसली। बीटा ए जो है वो 1 से बड़ा होगा, इसलिए 1 माइनस 1 से बड़ी कोई भी चीज़ तो वो 1 से छोटी ही होगी, इसलिए 1 माइनस बीटा ए का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन 1। तो इस कारण ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए जो है उसमें ए एफ विल बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज गेन जो है वो आफ्टर फीडबैक वो ग्रेटर होगा देन नॉर्मल वोल्टेज गेन। ये पॉजिटिव फीडबैक का केस होता है। यदि 1 माइनस बीटा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, यानी कि बीटा ए यदि 1 है तो ए एफ जो है वो इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज आउटपुट विदाउट इनपुट। ठीक है, तो ये वी मे से दैट इन दिस केस, यानी इन सेकंड केस, एम्पलीफायर जो है वो एक ऑसिलेटर बन गया है जिसमें कि कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल नहीं दिया जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है अपॉन फीडबैक नेटवर्क फॉर एम्पलीफाइंग सर्किट। फीडबैक नेटवर्क या एम्पलीफाइंग सर्किट पर उसकी फ्रीक्वेंसी निर्भर कर रही है। तो यदि हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशंस तो हमें बीटा ए करना होगा, बीटा डॉट ए जो है उसको 1 करना होगा, और पॉजिटिव फीडबैक तो हमें चाहिए क्योंकि हमें ऑसिलेशंस जनरेट करने हैं। तो इसकी कंडीशन ये है कि बीटा 1 माइनस बीटा ए का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1। राइट, तो बाखौजन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि आपका ए एफ जो है वो इन्फिनिटी हो, फीडबैक गेन इन्फिनिटी हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतना गेन हो। तो ऐसा कब संभव है? जबकि बीटा ए जो है वो 1 हो, और जब बीटा ए 1 होगा तो 1 माइनस बीटा ए जो है वो 0 होगा। यदि वो 0 है तो इसका मतलब है ए एफ आपका इन्फिनिटी है ना, क्योंकि ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। तो ये जो है बीटा ए इक्वल टू बाखौजन क्राइटेरिया कहलाता है, जो कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको यूनिटी लूप गेन भी कहा जाता है। दो तरीके हैं बीटा ए को 1 करने के। पहला कि इधर जो गेन है आपका कैपिटल ए, इसको डिक्रीज़ किया जाए या फीडबैक रेशियो बीटा को डिक्रीज़ किया जाए। कुछ ऑसिलेटर्स में सिग्नल को अलाउ किया जाता है बिल्ड अप यूनिट क्लिपिंग अकर्स बिकॉज ऑफ सैचुरेशन एंड कट ऑफ। मतलब सैचुरेशन और कट ऑफ की वजह से सिग्नल को मतलब बिल्डअप किया जाता है। और दूसरे ऑसिलेटर्स में क्या होता है, बीटा को डिक्रीज़ किया जाता है, कुछ में ए को डिक्रीज़ किया जाता है। मतलब ये है। तो बीटा ए को बेसिकली हमें 1 करना है। तो ये बाखौजन क्राइटेरिया हुआ और पॉजिटिव फीडबैक कंसेप्ट हुआ। तो ये था आज के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका। थैंक यू।